इसकी कॉम्पिटिटर है वो वाइब्रेटर मशीन। आपको लगता है आप किसी वाइब्रेटर में बैठे हुए हो यार। बहुत ही छोटी सी है और बहुत ही ज़्यादा विजिबिलिटी बेकार है, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा भाई। वाह, तो यार ब्रेक बड़े लेथार्जिक हैं इसके, आगे का ब्रेक जो है वो वाइब्रेट कर रहा है लगाने में। बहुत ही प्यारी आवाज़ है हॉर्न्स की, बहुत ही शानदार हॉर्न्स है, मज़ा आ गया भाई। पूरा आपको दूर से देखने में ऐसा लगेगा कि यार बुलेट जैसी ही है, और बुलेट जैसी ही है अपने आप में ये कहीं एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है। हेलो मेरे राइडर ब्रदर्स, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। दोस्तों पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी राइड रिव्यू वीडियो में मैं शोरूम को धन्यवाद देने की बजाय धन्यवाद दूंगा श्री विजय कान्याल जी का, जिन्होंने खरीदी है होंडा की ये CB 350 AKA हाईनेस, जो आप जानते हैं होंडा ने अभी रिसेंटली लॉन्च की है और 350 सीसी की ये एक क्लासिक स्टाइल की बाइक है। अगर मैं CB सीरीज़ की बात करूं तो आप जानते हैं दोस्तों कि होंडा ने जो CB सीरीज़ लॉन्च की है उसमें उसके पास क्लासिक स्टाइल, क्रूज़र, कम्यूटर और स्क्रैम्बलर, कैफ़े रेसर सेगमेंट की बाइक्स आती हैं। और अगर आप रेसिंग बाइक्स के शौकीन हैं तो आपको ख़रीदनी चाहिए CBR सीरीज़ की बाइक, जिसकी एक बहुत ही शानदार बाइक CBR 250 मेरे छोटे भाई के पास दिल्ली में है, और जो कमल भाई मेरे साथ वीडियो में हेल्प करते हैं उन्होंने भी अभी CBR 250 सीसी खरीदी है। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि 300 सीसी या 350 सीसी सेगमेंट प्लस में और क्लासिक स्टाइल की बाइक में या स्टैंडर्ड स्टाइल मोटरसाइकिल में कौन सी कंपनी की भारत में बादशाहत है, तो दोस्तों आपका क्या जवाब होगा? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही पहचाना। कंपनी का नाम है रॉयल एनफील्ड, जो अपनी क्लासिक 350 भारत में सबसे ज़्यादा बेचती है, और उसके बाद लोग पागल हैं, दीवाने हैं रॉयल एनफील्ड की बुलेट के। अब होंडा ने भी इस सेगमेंट में सेंध लगाने की कोशिश की है, 350 सीसी की एक क्लासिक स्टाइल की वो बाइक लेकर आई है। आइए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं आज के इस राइड रिव्यू वीडियो में कि होंडा की वो कोशिश कितनी ज़्यादा कामयाब हुई है। दोस्तों मैं आज आपसे पहले ही क्षमा मांगना चाहता हूँ, थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है और मैं दवाई भी लाना भूल गया, तो आवाज़ थोड़ी सी इधर उधर हो सकती है, आप उसके लिए एक्सक्यूज़ कीजिएगा। आइए बाकी बातें हम लोग करते हैं बाइक पर बैठकर। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे राइड क्वालिटी, हैंडलिंग और कंफर्ट की। तो उसमें भी मैं सबसे पहले बात करूंगा हैंडल बार पोजीशन की। कमल भाई को बोलूंगा कि मैं सामने की तरफ से दिखाऊं। तो दोस्तों क्लासिक स्टाइल की बाइक है, और आप जानते हैं क्लासिक स्टाइल में आपको काफ़ी ज़्यादा वाइड हैंडल बार मिलती है, काफ़ी कंफर्टेबल हैंडल बार मिलती है। इसकी हैंडल बार भी काफ़ी वाइड है और काफ़ी ज़्यादा पकड़ने में कंफर्टेबल है। इसके बाद मैं बात करूंगा आपसे जो है इसकी सीट की। तो सीट में आप इसमें देखिए, इसमें आपको मिलती है सिंगल सीट। सिंगल सीट का मतलब है कि आगे से पीछे तक ये सीट पूरी जुड़ी हुई है, यानी ये सीट आपको मिलेगी बुलेट की तरह। बुलेट में भी आपको एक सिंगल सीट मिलती है, हालांकि वो थोड़ी सी बड़ी है और थोड़ी सी ऊंची भी है, और ये सीट की ऊंचाई है 800 मिलीमीटर की। तो अगर आप देखिए मेरी हाइट है 5 फुट 8 इंच, और मेरी हाइट के हिसाब से मेरे पैर बहुत ही ज़्यादा एडिक्वेटली ज़मीन पर पहुंच पा रहे हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होकर मैं इस सीट पर बैठा हुआ हूं। इसके बाद मैं बात करूंगा इस सीट के मटेरियल की। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट सीट है, काफ़ी कंफर्टेबल सीट है, और बहुत आराम से आपकी बम को ये सपोर्ट देगी। तो मटेरियल इस बार होंडा ने इसमें काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल दिया है। अगर आप इसको कंपेयर करोगे क्लासिक से, तो क्लासिक में आपको सिंगल सीट मिलती है, यानी केवल राइडर की सीट आती है, हालांकि आपके पास ऑप्शन आता है उसमें आप पीछे भी सीट लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों लेकर चलते हैं बाइक को राइड पर, और बाकी बातें हम लोग रास्ते में करेंगे। आइए। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे राइड क्वालिटी, हैंडलिंग और कंफर्ट की, तो उसमें आती है अगली आपकी लेग रेस्टिंग पोजीशन। तो दोस्तों क्लासिक स्टाइल की बाइक में आपको जैसी लेग रेस्टिंग पोजीशन मिलनी चाहिए थी, इसमें भी आपको परफेक्टली वैसे ही मिलती है। बिल्कुल आप देखिए पैर मेरे सीधे हैं। मैं अपने पोस्चर की बात करूंगा तो आई होप कि आपको कैमरे में दिख पा रहा होगा। मेरे ख्याल से शायद मैं बहुत ही मामूली सा झुक के बैठा हूँ, बहुत इसका पोस्चर जो है वो क्लासिक के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, और आप इसको काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होकर आप ये बाइक चला पाएंगे।
इसके बाद बात करेंगे इसके व्हील बेस की। तो इस बाइक में मैं आपको बता दूं कंपटीशन से काफ़ी ज़्यादा व्हील बेस मिलता है। इस बाइक में आपको मिलेगा 1441 मिलीमीटर का व्हील बेस। अगर मैं बात करूंगा क्लासिक की तो उसमें आपको मिलता है 1390 मिलीमीटर का व्हील बेस, और जो बुलेट आती है बुलेट में आपको मिलता है 1395 मिलीमीटर का व्हील बेस। तो जो ये बाइक है आपको सड़क पर काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी देगी अगर आप इसको कंपटीशन से कंपेयर करते हैं तो। अब हम लोग बात करेंगे सस्पेंशन की दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं सस्पेंशन इस बाइक में वही ऑर्डिनरी सस्पेंशन है, कुछ भी खास नहीं है। और सस्पेंशन ऐसा है जिसके बारे में होंडा ने अपनी वेबसाइट पर भी स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है कि यार इस बाइक में आपको ये सस्पेंशन मिलता है। आगे आप देख पा रहे हैं वही आपको ऑर्डिनरी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं, और पीछे जो है वो पीछे भी आपको ट्विन हाइड्रोलिक शॉक्स मिलते हैं। मैं आगे रोड ख़राब होगी तो मैं आपको इसका सस्पेंशन आगे टेस्ट करके दिखाऊंगा वीडियो में। अभी मैं बढ़ता हूँ आगे और बात करता हूँ स्ट्रेंथ और एजिलिटी की। तो इस बाइक में आपको मिलता है जो चेसिस में आता है वो है आपका हाफ ड्यूप्लेक्स क्रैडल फ्रेम। मैं आपको बता दूं ये जो है वो डबल क्रैडल चेसी और सिंगल क्रैडल चेसी का ही एक डेरिवेटिव है, और हालांकि ये डबल क्रैडल चेसी में ही आता है। अब इस चेसी की एक खास बात ये है कि इस चेसी में इंजन इस हिसाब से लगाया होता है कि वो काफ़ी नीचे लगा होता है, लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, जिसकी वजह से आपको रोड पर मैनुअलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलती है और हैंडलिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। और वो हैंडलिंग मेरे को इस बाइक की थोड़ी ठीक लगी। मैं बहुत देर से चला के आया हूँ काफ़ी दूर से, तो हैंडलिंग मेरे को इस बाइक की थोड़ी ठीक दिखाई दे रही है। हो सकता है वो इसके चेसी का ही कमाल होगा। कंपटीशन की बात करूँ तो कंपटीशन की बाइक्स में आपको दोनों बाइक्स में जो है वो सिंगल डाउन फ्रेम ही मिलता है। तो यार ये थोड़ी सी वहाँ पर कमी है, सिंगल डाउन ट्यूब मिलता है यानी सिंगल क्रैडल चेसी मिलता है, उसमें वाइब्रेशंस बहुत होते हैं। तो आई होप इसमें आपको वाइब्रेशंस भी कम मिलेंगे। अभी हम लोग आगे टेस्ट करेंगे। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँगा तो इस बाइक में आपको मिलता है 166 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियर है, जो बुलेट से और क्लासिक से बहुत बहुत ज़्यादा है। उसमें आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ 135 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस, जो भारतीय सड़कों के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा कम है। जब आप इस बाइक को चलाओगे तो जो भारत में लोगों ने अपने पर्सनल स्पीड ब्रेकर बना रखे होते हैं उसमें आपको ये बाइक नीचे से आराम से काफ़ी निकल जाएगी, आपको दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, जिसके लिए होंडा जानी जाती है। आप जानते हैं यार, जब भी किसी से पूछो कि होंडा क्यों खरीद रहे हो तो वो होंडा इज होंडा बोल के अपना काम चला लेता है और जस्टिफाई कर देता है। और परफॉर्मेंस भी नो डाउट होंडा की गाड़ियों की अच्छी होती है। तो इस बाइक में आपको मिलता है एक ऑल न्यू 348.36 सीसी का सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन, जो मैं आपको बताऊं फ्यूल इंजेक्टेड है, और ये आपको प्रोग्राम फ्यूल इंजेक्टर मिलेगा, जो होंडा की एक खासियत है। इस इंजन की पावर और टॉर्क वैल्यूज की बात करूंगा तो इसमें आपको मिलती है 20.8 bhp की पावर, और जो टॉर्क है वो भी आपको इसमें मिलता है 30 न्यूटन मीटर का। और अगर आप इसको कंपैरिजन करोगे क्लासिक से या बुलेट से तो उसमें आपको 19.1 bhp की पावर मिलती है, अभी जो करंट इंजन है वहाँ पे आ रहे हैं। और साथ के साथ टॉर्क भी उसमें आपको सिर्फ 28 न्यूटन मीटर का मिलता है। तो थ्योरेटिकली पावर और टॉर्क वैल्यूज इस इंजन की रॉयल एनफील्ड के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। तो होंडा ने काफ़ी स्मार्टली डिज़ाइन किया है इसको, क्योंकि इसमें उसने स्टडी करने के बाद पावर और टॉर्क वैल्यूज बढ़ा दी है। अभी हम लोग इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताऊं, होंडा ने कोशिश करी है रॉयल एनफील्ड को कॉपी करने की, और पूरी तरीके से उसने कॉपी कर दिया है। यहाँ तक कि जो इसमें इंजन दिया है वो भी अंडर स्क्वायर इंजन है, और उस अंडर स्क्वायर इंजन का जो बोर और स्ट्रोक है वो वॉल्यूम भी ऑलमोस्ट सेम है क्लासिक की या बुलेट की। तो उसमें आपको मिलता है 70 × 90 मिलीमीटर का बोर और स्ट्रोक, जो आपको रॉयल एनफील्ड में मिलता है 70 × 90 का। यानी इसमें आपको लॉन्ग स्ट्रोक इंजन मिलेगा, अंडर स्क्वायर इंजन मिलेगा, टॉर्की इंजन है, यानी आप पहाड़ पर ले जाने के लिए इस बाइक को बहुत आराम से ले जा सकते हैं। ये इंजन पहाड़ पर ले जाने के लिए सफिशिएंट है, एडिक्वेट है। बात करेंगे दोस्तों वज़न की, तो इस बाइक में आपको मिलता है 181 किलोग्राम का वज़न, जो मैं अब आपको बताऊं अगर आप कंपेयर करोगे रॉयल एनफील्ड से तो होंडा ने यहाँ पे भी स्मार्ट मूव किया है कि इसका वज़न कम रखा है। और जो रॉयल एनफील्ड की बाइक आती है, बुलेट आती है किक स्टार्ट, वो 186 kg की आती है, इलेक्ट्रिक स्टार्ट आती है 191 kg की, और जो क्लासिक है वो 196 kg की है, बहुत भारी है, इससे लगभग 15 किलोग्राम। तो इस वजह से इस बाइक में आपको रॉयल एनफील्ड के कंपैरिजन में पावर टू वेट रेशियो भी अच्छा मिलता है। इसमें आपको मिलता है 0.115 हॉर्स पावर पर kg का पावर टू वेट रेशियो। अगर आप बात करोगे बुलेट की तो बुलेट में आपको मिलता है 0.102 हॉर्स पावर पर kg का पावर टू वेट रेशियो। और मैं भाई क्लासिक की बात करूंगा तो क्लासिक में आपको मिलता है 0.098 हॉर्स पावर पर kg का पावर टू वेट रेशियो, जो बहुत ही ज़्यादा कम है। अब बात करेंगे इस पावर को एंजॉय करने के लिए आपको इसमें जो मिलता है गियर बॉक्स, वो आपको इसमें मिलते हैं टोटल 5 गियर्स। और मैं आपको बताऊं क्लासिक स्टाइल की बाइक में हालांकि 5 गियर सफिशिएंट हैं,
क्योंकि आपको क्रूजिंग करनी होती है, आपको रेस करनी नहीं होती। मगर छठा गियर होता तो मेरे हिसाब से एक एडवांटेज होता। मगर यहाँ पर भी होंडा ने स्मार्टली इस बाइक को बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि भाई पहली बार आपको इस सेगमेंट में फर्स्ट इन सेगमेंट चीज़ मिलती है, वो है असिस्टेंट स्लिपर क्लच। यानी आपको गियर चेंज करने में बहुत ही ज़्यादा स्मूथली गियर चेंज हो रहे हैं। इतनी देर से मैं गियर बदल रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा स्मूथली इसके गियर चेंज हो रहे हैं। और असिस्टेंट स्लिपर क्लच में आपको बताऊँ, कई बार क्या होता है जब हम लोग हाई स्पीड से कम स्पीड में आते हैं, गियर चेंज करते हैं, तो जो एब्रप्ट आपको झटका लगता है वो चीज़ भी असिस्टेंट स्लिपर क्लच थोड़ी सी हेल्प करता है कम करने में। तो ये आपको इस बाइक में एक एडवांटेज मिलेगा। अब दोस्तों बात आती है चेक करने की, तो मैं टोटल 4 चीज़ें मोटरसाइकिल में हमेशा चेक करता हूँ। सबसे पहले मैं चेक करूँगा हल्की स्पीड में इसमें चला के कि इस बाइक में आपको नॉकिंग मिलती है या नहीं मिलती। तो मैं आपको बताऊँ, इस वक्त चल रही है पहले गियर में और मेरी स्पीड है बाइक की 10 की। अब मैं डालता हूँ दूसरा गियर, तो दूसरे गियर में इसने झटके लेने शुरू कर दिए, क्योंकि जानते ही आप अंडर स्क्वायर इंजन है तो आप इसको बहुत हल्की स्पीड में नहीं चला सकते। तो 10 की स्पीड में दूसरे गियर में चलना बहुत ही मुश्किल है। और भाई तीसरे गियर में तो बाइक हो गई बंद। तो ये चीज़ आप इस बाइक से एक्सपेक्ट मत करना कि आप हल्की स्पीड में इसको हाई गियर में चलाओगे। अगर आपको हल्की स्पीड में चलानी है तो आपको गियर भी उसी हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। अब मुझे करना है इसका पिकअप चेक। तो आगे से एक ऑटो वाले भैया आ रहे हैं, पहले ज़रा वो निकल जाए फिर हम लोग पिकअप चेक करते हैं। तो आइए इसका पिकअप चेक करते हैं। वाह दोस्तों, पहले गियर में अच्छा पिकअप मिला, दूसरे गियर में भी पिकअप सही है, तीसरे गियर में भी पिकअप अच्छा है, चौथे गियर में भी आपको इस बाइक में काफ़ी बढ़िया पिकअप मिलता है और पांचवा तो भाई क्रूजिंग के लिए है। तो पिकअप की वैल्यूज़ इस बाइक की बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। बात करेंगे वाइब्रेशंस की, तो दोस्तों हल्के हल्के से वाइब्रेशन है, बहुत ज़्यादा ऐसे वाइब्रेशन मेरे को इसमें फ़ील नहीं हुए। हालांकि वाइब्रेशन जो है वो टॉप स्पीड में आते हैं, मगर मैं आपको यहाँ पर बहुत तेज़ चला के नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे साथ जो है भाई लोग वो है स्कूटर में, तो और रोड भी ऐसी नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे इसके टर्निंग रेडियस की। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पतली सी सड़क है, मैं आपको दिखाता हूँ इस बाइक में आपको टर्निंग रेडियस कैसा मिलता है। तो दोस्तों टर्निंग रेडियस कम है यार इसका, आप देखो मेरे को पूरी दोबारा से घुमानी पड़ रही है, तो टर्निंग रेडियस आपको इस बाइक में बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। थोड़ा सा और बेटर होना चाहिए था टर्निंग रेडियस इस बाइक से। अब बात करेंगे दोस्तों हम लोग सेफ्टी की। तो सेफ्टी में सबसे पहले आता है टायर। तो आपको इस बाइक में मिलता है जो आगे का टायर है वो 100 मिलीमीटर का है और 19 इंच का है, और जो पीछे का टायर आपको इस बाइक में मिलेगा वो आपको मिलेगा 130 मिलीमीटर चौड़ा और वो है 18 इंच का। और मैं आपको बता दूं ये दोनों टायर ट्यूबलेस है, क्योंकि आपको इसमें अलॉय व्हील दिखाई दे रहे होंगे, अलॉय व्हील के साथ आते हैं ये। और अगर आप कंपटीशन की बात करोगे तो कंपटीशन में जो आती है क्लासिक, उस क्लासिक से भी आपको इसमें अच्छे टायर मिलते हैं, क्योंकि क्लासिक में क्या है कुछ स्पोक्स के साथ आते हैं और कुछ अलॉय के साथ आते हैं। जो स्पोक के साथ आते हैं वो आपके ट्यूब वाले हैं, ट्यूबलेस नहीं है। और जो एलॉय के साथ आते हैं हालांकि वो ट्यूबलेस टायर है, मगर वो आगे का सिर्फ 90 मिलीमीटर चौड़ा है क्लासिक में, और पीछे का टायर उसमें भी आपको इससे काफ़ी ज़्यादा पतला मिलेगा। इसके बाद मैं आपको बताऊं, अगर आप इसको बुलेट से कंपेयर करते हो तो भाई बुलेट से तो कंपेयर क्या ही करोगे यार। उसमें आपको हालांकि दोनों आगे पीछे के 19 और 19 इंच के टायर मिलते हैं, मगर भाई बहुत ही पतले हैं, 83 मिलीमीटर के आसपास या 83-84 हैं। तो बहुत ज़्यादा पतले टायर आपको बुलेट में मिलते हैं, तो इसमें आपको टायर उसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बेहतर मिलेंगे। अब आता है सेफ्टी में अगला पॉइंट, वो है इसके डिस्क ब्रेक्स या ब्रेक्स का। तो मैं आपको बताऊं इसमें आपको आगे के पहिए में भी डिस्क ब्रेक मिलती है, पीछे के पहिए में भी डिस्क ब्रेक मिलती है। आगे की डिस्क ब्रेक काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, आगे की डिस्क ब्रेक आपको मिलती है इसमें 310 मिलीमीटर की, पीछे की जो डिस्क ब्रेक है वो है 240 मिलीमीटर की। अगर आप कंपटीशन से बात करोगे तो फिर भाई यहाँ पर ये जीतते हुए नज़र आती है, क्योंकि एक तो बड़ी डिस्क है, उसमें आपको छोटी डिस्क ब्रेक मिलती है क्लासिक में, और बुलेट में भी इससे छोटी डिस्क ब्रेक है, और ये दोनों चैनल ABS के साथ आती है, डुअल चैनल ABS के साथ आती है। और मैं आपको बताऊं बुलेट जो है वो सिंगल चैनल ABS के साथ आती है, उसमें पीछे के पहिए में आपको ड्रम ब्रेक मिलता है, और जो क्लासिक है वो आपकी सिंगल चैनल ABS के साथ भी आती है, डुअल चैनल ABS के साथ भी आती है। हालांकि दोनों पहियों में आपको वहाँ पर डिस्क ब्रेक मिलती है, मगर छोटी डिस्क ब्रेक है। अब मैं आपको ब्रेक टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों थोड़ी अच्छी खासी स्पीड में ले लेते हैं बाइक। तो यार ब्रेक बड़े लेथार्जिक हैं इसके, आगे का ब्रेक जो है वो वाइब्रेट कर रहा है लगाने में, ब्रेक्स में मज़ा नहीं आया मेरे को, और थोड़े बढ़िया होने चाहिए थे। एक बार ब्रेक टेस्ट और करके देखते हैं। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी स्पीड हो गई है,
हालांकि ब्रेक लग गए, गाड़ी रुक गई, मगर वाइब्रेशंस बहुत थे ब्रेक में, तो ब्रेक थोड़े से बेटर हो सकते थे, ऐसा मेरा मानना है। मगर क्लासिक स्टाइल की बाइक्स में ब्रेक्स ऐसे ही होते हैं, मगर फिर यार ये रॉयल एनफील्ड नहीं है, होंडा है। तो दोस्तों सस्पेंशन टेस्ट रह गया था, तो देखो यार पूरी ऑफ रोडिंग है। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ इसका सस्पेंशन कैसा है, मेरे को कैसा फील हो रहा है इसका सस्पेंशन। तो दोस्तों मिट्टी बहुत है और झटके भी हैं। सस्पेंशन इस बाइक में आपको मिलते हैं, ठीक ठाक सस्पेंशन है, एडिक्वेट सस्पेंशन है। सॉफ्ट सस्पेंशन नहीं मिलेंगे, बहुत ज़्यादा स्टिफ सस्पेंशन भी नहीं है, तो नॉर्मल सस्पेंशन आपको इस बाइक में मिलते हैं, जो मेरे को लगता है कि इस वजन के हिसाब से ठीक ठाक सस्पेंशन होंडा ने इसमें दिए हैं। बात करेंगे अब हम लोग फ़न की, तो फ़न में आता है सबसे पहला पॉइंट, वो है हॉर्न साउंड का। तो इस बाइक में आपको ट्विन हॉर्न मिलते हैं, बहुत ही प्यारी आवाज़ है हॉर्न्स की, बहुत ही शानदार हॉर्न से, मज़ा आ गया भाई। अब बात करेंगे हम लोग इसके इंस्ट्रूमेंट पैनल की और बाकी चीज़ों की, तो उसके लिए मैं कमल भाई को बोलूँगा, कमल भाई आ जाओ, हॉप ऑन। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ आती है इसका इंस्ट्रूमेंट पैनल, जो आपको इसमें मिलता है डिजिटल प्लस एनालॉग इंस्ट्रूमेंट पैनल। और मैं आपको बताऊं, जो इसका एनालॉग वाला पोर्शन है वो तो काफ़ी बड़ा है, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ स्पीडोमीटर मिलता है, और जो है लेफ़्ट राइट इंडिकेटर यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप ये देख पा रहे हैं। और उसके अलावा आपको यहाँ पर एक बहुत ही छोटा सा जो है वो डिजिटल मीटर भी मिलता है। हालांकि आप इसमें काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे आपको दिख रही होगी ट्रिप ए, ट्रिप बी, और ये आपको दिखाई दे रहा है ये 27.8, 26.3, ये इसका रियल टाइम माइलेज है। इसके बाद ये आपको एवरेज माइलेज भी दिखाता है 32.2 का, और इसमें आपको रेंज भी दिखाता है 181 किलोमीटर की आपको इसमें रेंज मिल रही है, यानी जितना पेट्रोल से भरा हुआ है उसके हिसाब से आप इसमें 181 किलोमीटर चला सकते हैं। बैटरी की वोल्टेज भी यहाँ पे आपको आती है 14.4, और टोटल आपने कितना चला लिया, और ट्रिप ए का ऑप्शन और ट्रिप बी का ऑप्शन तो आपको इसमें मिलता ही है। तो दोस्तों काफ़ी सारे फीचर्स आपको इसके डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल में मिलते हैं, बट मेरे को वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि देखने में बहुत ही ज़्यादा बेकार है यार, बहुत ही छोटा सा है, नेगेटिव एलसीडी है हालांकि, मगर बहुत ही छोटी सी है और बहुत ही ज़्यादा विजिबिलिटी बेकार है, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा भाई। दोस्तों मैं बताऊं, इसके अलावा आपको इसमें यहाँ पर गियर पोजीशन इंडिकेटर भी दिखाई देगा, जैसे आपने देखा दूसरे गियर में चल रहे हैं, अगर मैं न्यूट्रल करता हूँ तो वो न्यूट्रल की लाइट आपको यहाँ पे जलती हुई मिलती है, तो ये भी आपको एक फीचर मिलता है। इसके अलावा आप नीचे फ्यूल गेज भी देख पा रहे हैं, उसके बाद आपको टाइम भी दिखाई दे रहा है इसमें, तो ये भी चीज़ें आपको इसमें मिलती हैं, मगर उसके बाद भी उतना ज़्यादा मज़ा नहीं है इसमें। मैं बात करूँगा राइट साइड के पैनल की, तो उसके लिए मैं बाइक रोक लेता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसा आपको यहाँ पर ये मिल रहा है जला हुआ टी, यानी यहाँ पे आपको इसमें एक फीचर और मिलता है टॉर्क का, टॉर्क असिस्ट का, इसको आप ऑन और ऑफ भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको बटन जो है वो यहीं पर मिलेगा। तो ये देखिए, मैंने जब ये बटन दबाए रखा 2-3 सेकंड के लिए, तो ये टॉर्क जो है वो ऑफ हो गया, और ये फिर मैंने दबाया तो ये ऑन हो गया। तो ये सिलेक्टिव टॉर्क है, जब आप इसको ऑन ऑफ करोगे तो आप अपने हिसाब से टॉर्क एडजस्ट कर सकते हो, यानी ये गाड़ी आपकी जो है वो स्लिप नहीं होगी, टॉर्क आपको बेहतर मिलेगा। उसके अलावा आपको यहाँ पर ABS की लाइट भी मिलती है, और इसमें आपको एक साइड स्टैंड इंडिकेटर भी मिलता है। जैसे मैंने साइड स्टैंड खोला तो आपको दिख गया साइड स्टैंड खुला हुआ है, यहाँ पर आपको फिर हाई बीम और लो बीम का नोटिफिकेशन मिलेगा, और यहाँ पर आपको एक इंजन चेक वार्निंग लाइट भी मिलती है, जो अभी आपको शायद नहीं दिखाई दे रही होगी, ये देखिए। और नीचे आपको इको मोड मिलता है, जब बाइक चलती है तो इको मोड में आपको बता देगी कि भाई माइलेज अच्छा मिल रहा है, इसी उसमें चलो। बात करूंगा मैं इसके इंस्ट्रूमेंट पैनल की, तो आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर आपको यहाँ पर सबसे ऊपर जो है एक पास स्विच मिलता है, और उसके नीचे आपको यहाँ पर एक ये इनोवेटिव सा इंस्ट्रूमेंट पैनल दे रखा है होंडा ने, जो ये ENT है, यानी एंटर ये वैल्यूज़ आप चेंज करने के लिए यूज़ कर सकते हो। जो मीटर में आपको वैल्यूज़ मिलती हैं वो मीटर की वैल्यूज़ आप इस ENT से चेंज कर सकते हो। उसके बाद ये ऊपर और नीचे के जो बटन है ये आपके चेंज करने के लिए हैं। जब आप देखो मैं ये बटन दबा रहा हूँ तो ये देखिए ये वैल्यूज़ यहाँ पर चेंज हो रही हैं, ये वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं जब मैं इस बटन को प्रेस कर रहा हूँ, और अगर आप ये नीचे का बटन दबाओगे तो ये वैल्यूज़ जो है वो उल्टी डायरेक्शन में चेंज होंगी। इसके बाद आपको नीचे यहाँ पर मिलता है हॉर्न का स्विच, ये भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि जो लेफ्ट हैंड इंडिकेटर है वो बिल्कुल नीचे दे रखा है, तो भाई मेरे को तो हॉर्न दबाने के लिए कई बार ढूंढना पड़ा कि यार हॉर्न का स्विच कहाँ गया। और मैं बात करूँगा राइट हैंड साइड की, तो राइट हैंड साइड में आपको मिलता है स्टार्ट स्टॉप स्विच, और ये भी इंटीग्रेटेड है, ये ऑफ हो गया, यहीं से आप इसका इग्निशन ऑन करोगे और नीचे से आप स्टार्ट करोगे, ऑन करने पे इंजन में आवाज़ आई घर की। और एक जो बहुत बढ़िया चीज़ इसमें मिलती है वो है यहाँ का हज़ार्ड फ्लैशर, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जब ऑन कर दिया तो आप इसके मीटर में देखिए जो है वो चारों इंडिकेटर्स ब्लिंक करने लग गए, तो ये फीचर तो होना ही चाहिए था भाई। अब बात करते हैं दोस्तों कि इस बाइक में इंजन में से हीट कैसी मिलती है। तो इंजन की हीट, हालांकि एयर कूल्ड इंजन है, लिक्विड कूल्ड नहीं है, उसके बाद भी आपको इसमें से बहुत ज़्यादा ऐसी हीट पता नहीं चल रही। काफ़ी देर हो गई हालांकि हमको चलाते हुए, बट फिर भी हम लोगों को ऐसी हीट नहीं दिखाई दी। मुझे तो नहीं दिखाई दी, कमल? मुझे भी नहीं है साहब, बिल्कुल भी हीट नहीं। साइलेंसर से
बिल्कुल भी हीट नहीं है सर। तो हीट मेरे को इस बाइक में ऐसी नहीं दिखाई दी, कमल भाई को भी नहीं दिखाई दी। बात करेंगे दोस्तों माइलेज की और इसकी रेंज की, फ्यूल टैंक की, तो मैं आपको बताऊं इस बाइक से आपको लगभग 30 से ऊपर का माइलेज मिल जाएगा। लोग कह रहे हैं कि 35 का माइलेज दे देगी, तो मिल जाना चाहिए 35 का माइलेज। और 15 लीटर का टैंक है इसमें, तो टैंक भी काफ़ी बड़ा है, क्योंकि रॉयल एनफील्ड की बाइक्स में आपको छोटा टैंक मिलता है। तो इसमें आपको मिलेगी 500 किलोमीटर से ऊपर की रेंज। फुल टैंक में 525 के आसपास की आपको मिल सकती है। अगर आप 35 का माइलेज पकड़ के चलो तो रेंज भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे भी होंडा ने रॉयल एनफील्ड से बेटर इंजन बनाया है। अब हम लोग चलते हैं, कमल भाई का रुख करेंगे, पिलियन कंफर्ट की बात करेंगे। कमल भाई पीछे की सीट कैसी है? पीछे की सर सॉफ्ट है। कुशन तो काफ़ी सॉफ्ट है। हाँ सर। लंबाई है, लंबाई कम है दोस्तों, लंबाई थोड़ी सी छोटी है। बुलेट में जो आती है वो सीट थोड़ी लंबी आती है, इसमें आपको थोड़ी सी लंबी सीट मिलनी चाहिए थी। कमल भाई के हिसाब से पीछे की सीट छोटी है। और कमल पीछे का रियर ग्रैब कैसा है? रियर ग्रैब ठीक ठाक है, उतना कंफर्टेबल नहीं है। हाँ, बहुत ही छोटा सा है। तो दोस्तों रियर ग्रैब भी इसका छोटा है और उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। तो दोस्तों ये थी काफ़ी लंबी राइड रिव्यू। आई होप आपको अभी तक का जो वीडियो पसंद आया होगा। अब हम लोग बात करेंगे वर्डिक्ट की। तो वर्डिक्ट में सबसे पहले मैं बात करूंगा कि ये बाइक हमको क्यों नहीं खरीदनी चाहिए। तो दोस्तों आपको इसलिए नहीं खरीदनी चाहिए क्योंकि आपको इसमें एयर कूल्ड इंजन मिलता है। हालांकि मेरे को तो दिखाई दिया कि एयर कूल्ड इंजन भी सफिशिएंट है, और लिक्विड कूलिंग होती तो और ज़्यादा मज़ा आता। 350 सीसी का इंजन है तो लिक्विड कूलिंग होंडा को देनी चाहिए थी। दूसरी चीज़ आपको इसलिए नहीं खरीदनी चाहिए क्योंकि आपको यार इस बाइक में जो है वो सिर्फ 5 ही गियर मिलते हैं, 6 गियर नहीं मिलते। तो वो भी एक थोड़ी सी इसमें कमी है। हालांकि क्रूज़र के हिसाब से ठीक है, बट मेरी हार्ले डेविडसन में 6 गियर से, बट खैर वो 1600 सीसी की बाइक है तो उस बारे में क्या बात करनी। जो तीसरी आपको इसमें मेरे को जो इसमें कमी लगी वो है इसकी डिज़ाइन। भाई मेरे को इसकी डिज़ाइन बिल्कुल ही पसंद नहीं आई, बहुत ही ज़्यादा बकवास डिज़ाइन लगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि मैंने जब मीटर चलाई थी उसी दिन मैं शोरूम पर गया था ये बाइक देखने के लिए, और ओवरऑल मैंने देखी, हालांकि चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं, मगर क्लासिक अगर कंपेयर करोगे तो भाई देखो क्या है, होंडा ने क्या किया है, कॉपी करी है रॉयल एनफील्ड की। कॉपी ऐसे करी है कि उसने ये बाइक रॉयल एनफील्ड की उन दोनों बाइक को टक्कर देने के लिए ही बनाई है। अगर आप क्लासिक से बात करो, क्योंकि ये क्लासिक स्टाइल की बाइक है, अगर आप रॉयल एनफील्ड क्लासिक की बात करो तो रॉयल एनफील्ड क्लासिक इससे देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। हालांकि ये भी काफ़ी बड़ी है, लंबी चौड़ी है, मगर काफ़ी चीज़ें इसमें कम है यार, काफ़ी कम है, वो काफ़ी भरी सी लगती है। तो होंडा ने क्या किया, कॉपी करने के चक्कर में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अच्छी कर दी, थोड़ी ज़्यादा कर दी, बहुत ज़्यादा नहीं करी, मगर थोड़ा इंप्रूवमेंट कर दिया और अपनी एक बाइक मार्केट में निकाल दी। बस डिज़ाइन मेरे को पसंद नहीं आई। हालांकि चलाने में ये ठीक ठाक है, चलाने में भी बहुत ज़्यादा शानदार नहीं है, ठीक है, आवाज़ वगैरह इंजन की सही है, और ओवरऑल जो है वो आपको पावर पिकअप सब कुछ ठीक ठाक मिलता है। बहुत ज़्यादा मेरे को चलाने पर मज़ा नहीं आया, ठीक लगी मेरे को इसकी परफॉर्मेंस। अब बात करते हैं कि आपको ये बाइक खरीदनी क्यों चाहिए। भाई आपको खरीदनी इसलिए चाहिए क्योंकि यार ये होंडा है, होंडा इज़ होंडा, इतना ही काफ़ी है अपने आप में बोलने के लिए। तो होंडा के इंजन का भरोसा आपको मिलता ही है। इस बाइक में आपको ऑल न्यू इंजन मिलता है, 350 सीसी का। होंडा ने क्लासिक स्टाइल की बाइक बनाई है, और अगर आप लुक देखोगे तो लुक आपको इस बाइक में बहुत ही ज़्यादा शानदार मिलेगा। फ्रंट की तरफ से आप आके देखोगे तो फ्रंट में आपको यहाँ पर जो है वो LED हेडलाइट मिलती है। तो उसके बाद अगर आप ब्लिंकर्स देखोगे तो इसके जो टर्निंग ब्लिंकर्स है, टर्निंग इंडिकेटर्स है, वो भी आपको LED मिलते हैं। उसके बाद आपको इसमें क्रोम की फिनिश मिलती है आगे, और साइड से अगर आप देखोगे तो साइड में भी आपको यहाँ पर जो इसका साइलेंसर है वो क्रोम का मिलता है, और इंजन में भी आपको यहाँ पर बीच में क्रोम की फिनिश दी है। तो ओवरऑल डिज़ाइन अगर आप साइड से देखोगे तो आपको ठीक दिखाई देगी। टॉप वेरिएंट है, इसमें आपको जो है कलर्ड सीट मिलती है, दूसरे कलर की सीट मिलती है, पीछे भी आपको इसका क्रोम का पोर्शन मिलता है, और आपको खरीदनी चाहिए क्योंकि आपको इसमें पीछे चौड़े टायर मिलते हैं, एलॉय व्हील्स मिलती हैं, डुअल चैनल ABS मिलता है। सारे फीचर्स आपको इसमें रॉयल एनफील्ड के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर एक इनोवेशन मिलता है, इसके हैंडल बार में भी स्टार्ट स्टॉप स्विच मिलता है। उसके बाद यहाँ पर इतने सारे बटन दे रखे हैं, वो भी चीज़ें आपको यहाँ पर ठीक है। और इसका जो इंस्ट्रूमेंट पैनल है उसमें भी होंडा ने कोशिश करी है देने की, यहाँ पर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल भी दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो होंडा ने इनोवेशन किया है और कोशिश करी है उसने अपनी बाइक को अच्छी बनाने की, बस थोड़ा सा डिज़ाइन में फेल हो गई, ऐसा मेरा मानना है। और हाँ, मैं आपको बताऊँ इसके अलावा इसमें आपको जो और स्पेशल फीचर्स मिलते हैं वो एक सिलेक्टिव टॉर्क का मिलता है, जो मैंने आपको दिखाई दिया। यहाँ पर आपको जो इसके पीछे बटन मिलते हैं, इस बटन से आप टॉर्क कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप ऐसे टेरेन पे जा रहे हो जहाँ पे आपको टॉर्क की ज़रूरत है तो आप टॉर्क ऑन कर सकते हो, अगर आप रोड पे जा रहे हो तो आप टॉर्क ऑफ करके चला सकते हो ये बाइक। और इसके अलावा इस बाइक में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलती है, और टर्न बाय टर्न नेविगेशन भी आपको इसके जो ये छोटा सा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल है वो उसमें दिखाएगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊं, इसमें आपको जो
हज़ार्ड फ्लैशर मिलता है, तो आप इसके इंडिकेटर्स भी देखें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हैं। इसमें आपको पीछे जो टेल लाइट मिलती है वो टेल लाइट भी आपको एलईडी है, ये भी आपको एलईडी के ही मिलेंगे। और उसके बाद मैं बात करूँगा इसके इंजन की। तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ यार, इस बाइक का जो इंजन है वो इंजन आपको काफ़ी ज़्यादा स्मूथ मिलता है, वाइब्रेशन नहीं है। जो कंपटीशन की बाइक है, इसकी कॉम्पिटिटर है, वो वाइब्रेटर मशीन, आपको लगता है आप किसी वाइब्रेटर में बैठे हुए हो यार, 80 से ऊपर निकल जाओ और आप डांस करने लगोगे बुरी तरीके से। इस बाइक में हालांकि ऐसा नहीं होता, तो वाइब्रेशन इस बाइक में बहुत ही कम है, ख़त्म है। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से आपको ये बाइक परचेज करनी चाहिए। दोस्तों लास्ट में मैं आपको इसके एग्जॉस्ट की आवाज़ भी सुनाता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, आवाज़ इसमें आपको बुलेट जैसे ही मिलेगी। अभी मैं खड़ा हुआ था अपने ऑफिस में, तो जो मेरे ऑफिस के ओनर हैं उन्होंने मुझसे बोला कि नीचे झांक के देख रहे थे वो, उन्होंने मुझसे बोला कि यार मैं तो बहुत देर से देख रहा था, अभी ये भाई चला के लेकर आए तो मुझे लगा बुलेट है। तो भाई आवाज़ भी इसकी बुलेट जैसी है, तो पूरा आपको दूर से देखने में ऐसा लगेगा कि यार बुलेट जैसी ही है। और बुलेट जैसी ही है अपने आप में, ये कहीं एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है कि बुलेट जैसी है, होंडा नहीं है। बट हालांकि उन्होंने बाद में बोला कि हाँ होंडा है तो ऑब्वियसली उससे बेटर होगी। मगर आवाज़ मैं आपको बताऊँ, इसके इंजन की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, अच्छी आवाज़ है। लास्ट में बात करूँगा मॉडल्स की और प्राइसेस की। तो दोस्तों आपको इसमें मिलते हैं टोटल 2 मॉडल्स, एक आता है डीलक्स और एक आता है प्रो। पहले मैं बात कर लेता हूँ कलर्स की। दोनों बाइक्स में आपको मिलेंगे टोटल 3 कलर्स। जो डीलक्स आता है उसमें आता है प्रीशियस रेड मेटेलिक, मैट मार्शल ग्रीन मेटेलिक, पर्ल नाइट स्टार ब्लैक। और जो प्रो आता है उसका डीलक्स प्रो, उसमें आपको डुअल टोन कलर मिलते हैं, मैट स्टील ब्लैक मेटेलिक विद मैट मासिव ग्रे मेटेलिक, एस्थेटिक ब्लू मेटेलिक विद वर्चुअस वाइट और पर्ल नाइट स्टार ब्लैक विद स्पीयर सिल्वर मेटेलिक। पर्ल नाइट ये खड़ा हुआ है मेरे सामने। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, आप जानते ही हो होंडा जो है वो ज़्यादातर में 2 वेरिएंट से निकालती है, उसका एक आता है स्टैंडर्ड, एक आता है डीलक्स। तो यार अब की बार चूंकि ये प्रीमियम सेगमेंट की बाइक थी तो उसमें स्टैंडर्ड देना तो बेकार ही था, और वो स्टैंडर्ड जो है वो कॉपी हो जाता था। तो होंडा ने क्या करा, डीलक्स ही रखा और दूसरे वेरिएंट को डीलक्स प्रो नाम दे दिया था। तो दोनों डीलक्स हो गया। डीलक्स और डीलक्स प्रो में आपको जल्दी से डिफरेंस बताता हूँ। जो डीलक्स वेरिएंट है इसका बेस वेरिएंट है, उसमें आपको डुअल टोन कलर नहीं मिलेगा, इसमें आपको डुअल टोन कलर मिलेगा। उसमें आपको सिंगल हॉर्न मिलता है, इसमें आपको डुअल टोन हॉर्न मिलते हैं। और उसमें आपको मिलता है जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला सिस्टम है जिसको आप वॉइस से भी कंट्रोल कर सकते हो, वो आपको उसमें नहीं मिलेगा, वो आपको सिर्फ इसी में मिलेगा। यही 3 डिफरेंसेस हैं बस केवल। और उस वजह से प्राइस में भी एक शोरूम में सिर्फ 5,000 रुपये का फ़र्क है। जो डीलक्स आती है वो 1,85,000 1,85,000 आपको एक शोरूम पड़ेगी, और ऑन रोड है 2,15,772 रुपये 215,772 ऑन रोड डीलक्स बेस वेरिएंट। और प्रो है 1,90,000 की 190,000, और जो इसका ऑन रोड प्राइस है वो है 2,21,404 रुपये 221,404 ऑन रोड प्राइस। इसके अलावा इसमें आपको 1,500 रुपये की 1 साल की एक्सटेंडेड वारंटी और मिलती है, वो आप ले सकते। 3 साल की एक्सटेंडेड वारंटी इसमें ऑलरेडी आती ही है। और इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन लगभग 11,772 11,900 का है दोनों का, और रजिस्ट्रेशन 19,000 और 19,500 रुपये का है। तो दोस्तों ये था काफ़ी लंबी डिटेल में राइड रिव्यू होंडा CB350 AKA हाइनेस का। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ओवरऑल चलाने के बाद मेरे को ये बाइक ठीक ठाक लगी, बट अगर आप कंपेयर करोगे क्लासिक से तो भाई क्लासिक की बात कुछ और ही है। और अभी भी जो है रॉयल एनफील्ड ने अपना वर्चस्व कायम किया हुआ है। और मैं आपको बता दूं, अभी तो सिर्फ मीटियोर आई है नए इंजन के साथ, मगर आने वाले समय में क्लासिक भी आएगी। तो जो वाइब्रेटर है, वो वाइब्रेशन मशीन से वो आने वाले समय में खत्म हो जाएगी। तो अगर आप वाइब्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो ये बाइक उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर है, बट लुक्स वगैरह में कहीं ना कहीं ये बाइक रॉयल एनफील्ड से कहीं ना कहीं थोड़ी सी पीछे ही है। तो दोस्तों इस लंबे राइड रिव्यू वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करूँगा। आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे धमाकेदार वीडियोज़ देखने के लिए भाई बेल आइकन को दबा दो यार। तो मिलता हूँ मैं आपसे बहुत ही जल्द। नमस्कार।